लास्ट क्लास में हम सेल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस एंड कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट सेल विद ट्रांसफेरेंस पढ़ चुके हैं। जब हम कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? हमें पता है ये टर्म कब आती है जब हम बात करते हैं किसी ऐसे सेल की द कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस, उसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की बात आती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जबकि कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जबकि यहाँ पे वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। डायरेक्ट कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे जो आयंस है उनका डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल इस सेल में दिस इज ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल, इस सेल में जो H+ आयन है उनका ट्रांसफर इस तरफ हो रहा है, जबकि जो Cl- आयन है उनका ट्रांसफर इस तरफ हो रहा है। तो इन दो आयंस के और इन्हीं क्योंकि इन आयंस का इंटरनली ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से जो इंटरनल सर्किट है वो कंप्लीट होता है। आउटर सर्किट कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, जबकि जो इंटरनल सर्किट कंप्लीट होता है वो आयन के ट्रांसफर होने की वजह से होता है। अब क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसमें जो आयंस है उसके सारे आयंस की जो माइग्रेशन स्पीड है वो सेम नहीं होगी, यानी जरूरी नहीं है कि H+ जिस स्पीड से इधर जा रहा हो Cl- भी उसी स्पीड से इधर आ रहा हो। ऑब्वियसली इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। H+ का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज्यादा है देन द Cl-, जिसकी वजह से ये डिफरेंस होने की वजह से दो इलेक्ट्रोलाइट के जंक्शन यानी जहाँ पे वो मिल रहे हैं वहां पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसको कि हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे जो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल है उसको इफेक्ट करता है। अगर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ना हो तो आप ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन जब हम किसी ऐसे सेल की बात करते हैं जिसमें कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा हो तो उसमें टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी ऐड होता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम सपोज अगर मुझे इस सेल के लिए हाइड्रोजन सेल के लिए कैलकुलेट करना है तो पहले मैं इसका ईएमएफ कैलकुलेट कर लूंगी सॉल्ट ब्रिज को लगाकर। बाद में सेम सेल का ईएमएफ मैं कैलकुलेट करूंगी जब इस सॉल्ट ब्रिज को एलिमिनेट करके, तो मेरे पास दो ईएमएफ हो जाएंगे। उसको फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ईएमएफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई सेल विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जिस सेल का जो ईएमएफ आया उसमें से विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में से विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का ईएमएफ माइनस कर देंगे, तो उससे हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया है? फॉर एग्जांपल ये एक सेल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, यानी ये वो सेल है दैट इज विदाउट ट्रांसफेरेंस, यानी यहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ है। इसका ईएमएफ पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं डिटेल में। यहाँ पे इसका पोटेंशियल आता है RT/F ln A2/A1। यहाँ पे A2 इज द एक्टिविटी ऑफ जो A है दैट रिप्रेजेंट द एक्टिविटी ऑफ H+ आयन। ठीक है, इसको ध्यान देना। फिर सेल विद ट्रांसफेरेंस, सेम सेल है लेकिन यहाँ पर हमने लिक्विड जो सॉल्ट ब्रिज है उसको एलिमिनेट कर दिया, डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आए, जिसकी वजह से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और उसका ईएमएफ कैलकुलेट किया है। ईएमएफ कैलकुलेट करके ये आता है फॉर्मूला T- RT/F ln A2/A1 HCl। मतलब ये जो एक्टिविटी है वो HCl की है, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट की है, जबकि यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो एक सिंगल आयन की है। यहाँ पर जो T है वो ट्रांसपोर्ट नंबर है। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है ये पहले हम बता चुके हैं। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में इनपुट करेंगे, तो विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल माइनस विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पे ये जो टर्म है वो दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन टर्म बाहर आ गई, ब्रैकेट में बचा T-1। दिस इज द वैल्यू ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर सेम इसको हमें एक्टिविटी कोफिशिएंट के टर्म में कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एक्टिविटी कोफिशिएंट के टर्म में, तो उसके लिए पहले जो भी ईएमएफ है, इंडिविजुअल ईएमएफ है, उसको हमें एक्टिविटी कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो एक्टिविटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय इस एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है,
तो जब विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है तो इसका फॉर्मूला है RT/F ln A2/A1, जहाँ पे H प्लस जो एक्टिविटी है वो H प्लस की है। तो H प्लस की एक्टिविटी है तो एक्टिविटी कोफिशिएंट के टर्म में जब हम लिखेंगे तो RT/F ln M2 गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1। M यहाँ पर मोलैलिटी है, गामा एक्टिविटी कोफिशिएंट है। सेम विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के लिए भी लिखेंगे। जब हम विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 आयन है, H प्लस एंड Cl माइनस। यहाँ पे सिर्फ एक ही आयन था, दैट वाज H प्लस। यहाँ पर 2 आयन है तो हर एक के लिए डिफरेंट लिखा जाएगा, यानी H प्लस एक्टिविटी ऑफ H प्लस विल बी रिटर्न एज M2 गामा 2। सिमिलरली Cl माइनस की एक्टिविटी को भी M2 गामा 2 के फॉर्म में लिखेंगे। कंबाइन कर, क्योंकि ये दोनों सेम है तो कंबाइन करके इनकी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो यानी होल के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ln की किसी भी टर्म की पावर में अगर कोई नंबर होता है तो वो आगे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो आगे मल्टीप्लाई हो गया। तो फाइनल क्या आया, 2t माइनस RT/F ln M2 गामा 2 M1 गामा 1। यहाँ पे माइनस प्लीज ध्यान देना, माइनस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नंबर इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन है। T माइनस इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है। फिर सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे, विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल माइनस विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन आ गई ये टर्म। यहाँ पे क्या बचा, 2t माइनस 1। दिस इज द रिजल्ट। इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हमें पता है दैट t माइनस मतलब जो कैटायन और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर होता है उसका सम 1 होता है, तो t माइनस प्लस t प्लस इज इक्वल्स टू 1, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस t प्लस। अब यहाँ पे 2t माइनस 1 लिखा हुआ है तो इसको 2t माइनस 1 लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार t है तो यानी t माइनस प्लस t माइनस माइनस 1, तो ये फाइनल क्या होगा, 2t माइनस 1 ही होगा। फिर नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, t माइनस प्लस t माइनस 1। अगर इसको और इसको आप कंपेयर करोगे तो देखोगे कि t माइनस 1 यहाँ पर भी है, t माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो यानी इसकी जगह हम माइनस t प्लस लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या हो गया, ये 2t माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज t माइनस माइनस t प्लस, उसको फिर हम पुट करेंगे इसमें, तो फाइनली ये आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड वे ऑफ राइटिंग दिस फॉर्मूला ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब इस फॉर्मूले से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो किसी सिर्फ एक ही आयन, जरूरी नहीं है कि एक ही आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर पर डिपेंड करे, ये दोनों आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर के डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद और क्या है कि अगर इसकी वैल्यू ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों कैटायन और एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर सेम हो तो उस केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो टोटल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसीलिए फॉर दिस रीजन KCl इज यूज इन सॉल्ट ब्रेज, इसीलिए जो सॉल्ट ब्रेज में हम KCl यूज करते हैं, क्योंकि जो KCl में हम मानते हैं कि K प्लस और Cl माइनस ये दोनों आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम है। ये जब इन दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम हो जाएगा तो यानी कोई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा, इसलिए सॉल्ट ब्रेज में हम KCl यूज करते हैं। और कंक्लूजन क्या मिलता है, अगर हम किसी ऐसे सेल की बात करें जिसमें A2 इज ग्रेटर देन A1, यहाँ पे A2/A1 था ना फॉर्मूले में, तो अगर हम किसी ऐसे सेल की बात करें जिसमें A2 इज ग्रेटर देन A1, तो उस केस में अगर T ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन ज्यादा होगा, अगर एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा होगा तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और जब ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब अगर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो टोटल ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ वो नॉर्मल ईएमएफ से ज्यादा होगा, क्योंकि अब उसमें जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, मतलब जब आप टोटल ईएमएफ लिखते हो वो क्या लिखते हो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन प्लस वैल्यू ऑफ लिक्विड जंक्शन। अब जब ये पॉजिटिव वैल्यू तो यानी एड ऑन हो रहा होगा टोटल ईएमएफ में, लेकिन अगर इसकी वैल्यू लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यानी वो टोटल ईएमएफ से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो यानी टोटल ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो
टोटल ईएमएफ को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है।